हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर एस खुरमी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस को हम डिस्कस कर रहे थे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ 12वां लेक्चर है। और इस सीरीज में हम ओवर 5000 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको पता ही है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स चल रहा है, इसके बाद सोम, और धीरे धीरे हम पूरा ही सिलेबस कवर करेंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा। पहला क्वेश्चन है 221। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें ये सारे फार्मूलेज मैंने डिस्कस किए हैं। और जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि अगर आप एज अ 45 डिग्री पे अगर एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो जो रेंज आपको मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। तो वो फार्मूलेज आप विजिट कर लीजिएगा पुराने वाले लेक्चर्स में, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल की होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी कि इस प्लेन में जो मैक्सिमम सॉरी इस प्लेन में मैक्सिमम जो हाइट होगी रीच करेगा, तो वो हो जाएगी आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g के बराबर। तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन है तो मेरे, अगर आप सजेशन माने तो अल्फा माइनस बीटा याद रखिए। अल्फा माइनस बीटा होगा अपवर्ड के केस में, डाउनवर्ड के केस में अल्फा प्लस बीटा होगा। और आपको टाइम निकालना है तो टाइम का आप जो डायमेंशनल एनालिसिस है उससे निकाल सकते हैं। देखिए, अल्फा माइनस बीटा आपने याद रखा हुआ है, साइन तो ऊपर होगा, u बाय जी का आप डायमेंशन निकालोगे तो टी का मिल जाएगा। चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, मगर फॉर्मूला आप भूल जाते हैं। इसलिए देखो, u होता है मीटर पर सेकेंड में, g होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो m से m गया, s से स्क्वायर गया, 1/s क्या हो जाएगा सेकेंड्स में, तो सेकेंड की यूनिट आ गई। अल्फा माइनस बीटा मैंने बताया आपको याद रखना है, अपवर्ड के केस में तो अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस बीटा आपको हर जगह सेम ही मिलेगा, और साइन। तो बस इतना से याद रख लीजिए। द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन अ डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन डिपेंड अपॉन। अब डाउनवर्ड के केस में क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, टी इज इक्वल टू यू साइन अल्फा प्लस बीटा। तो वो काय पे डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यानी अल्फा पे भी डिपेंड करेगी, बीटा पे भी डिपेंड करेगी। देखिए दोनों है ना, अल्फा और बीटा दोनों ही है, तो दोनों पे डिपेंड करेगी। रेंज आपको मैक्सिमम कब मिलेगी, तो रेंज मिलेगी जब वो 45, अल्फा जो होगा वो 45 प्लस बीटा बाई 2 का होगा, बराबर होगा। बीटा यहाँ पे क्या है, ये है प्लेन का एंगल, इस केस में क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये हाँ ठीक है बीटा, तो ये बीटा है, ये प्लेन है। और इस तरीके से आपने अल्फा एंगल पे अगर लॉन्च किया है तो इस तरीके से आपको 45 प्लस बीटा बाई 2 पे आपको मैक्सिमम रेंज देखने को मिलेगी। 2 to 6 का आपके पास सी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन पूछ छूट गया क्या, हाँ ये छूट गया था। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपवर्ड डायरेक्शन है तो मैंने आपको क्या बोला, अपवर्ड डायरेक्शन है तो आप याद रखिए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा याद रखिए। रेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू स्क्वायर बाय जी का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो यू स्क्वायर बाय जी अल्फा माइनस बीटा, तो ये दोनों केसेस आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, डी ऑप्शन में। तो ये याद करने का तरीका, आप चाहो तो फॉर्मूला याद कर लो, बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। आपको हमेशा कॉस बीटा जो है वो नीचे ही देखने को मिलेगा, साइन अल्फा माइनस बीटा ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो आप थोड़ा सा अंदाजे से भी याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाना चाहिए। अ रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन, तो डाउनवर्ड के केस में अल्फा प्लस बीटा आपको देखने को मिलेगा, ये डाउनवर्ड के केस में। अपवर्ड में कितना मिलता है, अल्फा माइनस बीटा। साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा ज्यादा होगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा से, तो आपको जो रेंज है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। और आप इस तरीके से भी देखिए, आप एक चढ़ाई के नीचे खड़े हुए हैं और आप इधर से बॉल फेंकेंगे तो वो इधर जाके गिर जाएगी, सेम वेलोसिटी से फेंके। अब अगर यही इसी प्लेन को मैं डाउनवर्ड में ड्रॉ करूं और मैं सेम इसी इंक्लिनेशन से फेंकूं, तो ये जो बॉल है वो इस तरीके से जाएगी। तो देख रहे हैं आप, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये रेंज, इसको अगर आर अपवर्ड मानूं, आर यू, तो वो कम है, और ये आर डाउनवर्ड जो है वो ज़्यादा है। तो आर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी वो ज़्यादा होगी, तो मोर देन हो जाएगा 27 का आपका बी हो जाएगा। कार्टीशियन इक्वेशन मैंने बताई थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो आपका डी हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल तो हो जाता है 2u साइन अल्फा बाय जी, तो आपका ए हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज तो वो सी सामने ही धरी है,
यू स्क्वायर बाय साइन 2 अल्फा बाय जी। 2 अल्फा है तो इसको मैक्सिमम करने के लिए आपको 45 डिग्री रखना पड़ेगा, मतलब 45 डिग्री पे आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी, तो सी हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो वो आपको ई वाला देखने को मिलेगा, यू स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैंने बोला अपवर्ड के लिए अल्फा माइनस बीटा याद रखो, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड में, ओमेगा जिसे हम बोलते हैं, तो बी हो जाएगा 29 का। और कभी कभी जो एंगुलर वेलोसिटी है ना वो आपको आरपीएम में भी दी रहती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट में भी आपको देखने को मिलेगी आरपीएम के केस में, तो बी और सी दोनों ही रख सकते हैं। अगर रिवॉल्यूशन में है तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे एंगुलर वेलोसिटी को? तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n/60, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा 31 का डी। लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जिसका ओमेगा आपको दिया हुआ है रेडियन पर सेकंड में और सर्कुलर पाथ में घूम रही, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, बचपन से पता है ये, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। लीनियर एक्सेलरेशन, देखिए लीनियर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होती है वो होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, है ना। रेडियन क्या होती है? रेडियन भैया वो होती है डायमेंशन लेस होती है। अगर इसमें मैं मीटर पर रेडियन या सिर्फ मीटर भी मल्टीप्लाई कर दूं, रेडियन को तो छोड़ो, रेडियन हम बस नापने के लिए रख लेते हैं, उसका भी कंसेप्ट मैं बता दूंगा। तो अगर मैं इसमें मीटर मल्टीप्लाई कर दूं कुल मिला के, तो आपको देखने को मिल जाएगा रेडियन से रेडियन क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर। अब ये रेडियन आता कहाँ है? देखिए सर्कुलर मोशन में जब आप घूम रहे हैं ना, सर्कुलर मोशन में जब आप घूमेंगे तो आप जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ये आपने अगर डिस्टेंस ट्रैवल किया ऐसे डी बोल दें, तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है इसका एक रिलेशन होता है इस एंगल फॉर्म से, तो उसकी वजह से ये रेडियंस का टर्म आ जाता है। उसको आप काट भी कर दें, उसको आप छोड़ भी दें, आप रेडियन को छोड़ दें, डायमेंशन लेस होती है, पर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से याद रखने के तरीके हैं कुल मिला के। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर क्वांटिटी? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर। देखिए जब हम एंगल बताते हैं ना, तो ऐसे मान लीजिए ये एंगल मैं बता रहा हूँ, तो मैं इसको बोलूँगा थीटा जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज क्या बताएगा? डायरेक्शन। थीटा क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल गया तो आपको क्या? वेलोसिटी। अब मान लीजिए ये एक एक्सिस है, इसके अलोंग ये इसकी ओमेगा वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से घूम रहा है ओमेगा, तो ओमेगा उसका मैग्नीट्यूड है। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा ऊपर से, अगर आप देखेंगे तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी है। और आपका जो राइट हैंड थंब रूल होता है, राइट हैंड अगर आप यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरीके से, तो आपकी जो उंगली होंगी वो इस तरीके से कर्ल होंगी, है ना, तो ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से आपको मिल जाता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। सेम केस एक्सेलरेशन के लिए भी होता है। तो आपके तीनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, एक फिक्स्ड एक्सिस है, आर डिस्टेंस पे अगर कोई बॉडी घूम रही है ऐसे सर्कुलर पाथ में, तो ऑब्वियसली मैंने कह ही दिया कि जो पाथ होगा वो क्या है? सर्कुलर होगा। ट्रांसलेटरी क्या होता है? एक प्लेन मान लो, उस पर ये बॉडी इस तरीके से जा रही है। रोटेटरी क्या होता है? कि एक बॉडी है जो अपने सेंटर के अलोंग घूम रही है। अब इसके सर्कुलर क्या होगा? जैसा ये मैंने बताया। अब इसमें कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। एक बॉडी जो घूमते घूमते आगे बढ़ रही है जिसे कहते हैं रोलिंग, तो इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी मिलेगा, रोटरी मोशन भी मिलेगा। सर्कुलर पाथ में अगर एक बॉल है, एक सर्कुलर पाथ में एक बॉल है जो रोल कर रही है, तो आपको रोटेटरी भी मिलेगा, सर्कुलर मोशन भी मिलेगा। एक छोटे से इंस्टेंट में देखेंगे तो आपको एक छोटा सा dx में देखेंगे, तो ये जो होगी ये इसको आप अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन मान के ट्रांसलेटरी भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन भी मिलते हैं, पर अगर एक फिक्स्ड एक्सिस है उसके अलोंग आर डिस्टेंस के अलोंग घूमेगी तो सर्कुलर होगा। ये सब मैंने एक्स्ट्रा बताया। In order to completely specify displacement by a vector, it must be fixed
उसकी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर जैसे कि मैंने बताया हॉरिजॉन्टल से तुम्हें एक्शन बताना है, तो तुम बताओ या तो कि ये एंटी क्लॉकवाइज में है कि क्लॉकवाइज में है। एंटी क्लॉकवाइज में है तो प्लस थीटा, और क्लॉकवाइज में है तो फिर माइनस थीटा। मैग्नीट्यूड, थीटा उसका मैग्नीट्यूड है। सेंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल से है कि वर्टिकल से, ये भी बताना पड़ेगा भैया। हॉरिजॉन्टल से नाप रहे हो कि वर्टिकल से नाप रहे हो। ये जो एंगल है ये वर्टिकल से 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये आपको एक्सिस का डायरेक्शन होगा। वाई एक्सिस से ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नाप रहे हो या मतलब एक्स एक्सिस से नाप रहे हो, या वर्टिकल एक्सिस से नाप रहे हो यानी कि वाई एक्सिस से नाप रहे हो, तो वो आपको एक्सिस बतानी पड़ेगी। मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा, ये थीटा की वैल्यू कितनी है। सेंस क्या है, अगर आप ये एंगल दिखाना चाहते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज, तो आपको तीनों बतानी पड़ेंगी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। When a particle moves along a circular path, its acceleration has two components. One its normal component and another is its tangential component. अगर एक circular path के along घूम रहा है इस तरीके से, तो उसके जो एक्सेलरेशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, किधर डायरेक्शन में किधर डायरेक्शन में। इसे कहेंगे सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, और ये होगा आपका ट्रांसलेशन या टेंजेंशियल जिसे हम कहेंगे। तो दोनों बिल्कुल सही है। अब देखना जो इसका अगले के अगला क्वेश्चन आएगा उससे कंफ्यूज मत करना। When a particle moves along a straight path, there will be centripetal acceleration. अगर straight path में मूव करेगा तो centripetal acceleration क्या हो जाएगा, जीरो। क्या होता है देखो, जो a होता है centripetal acceleration, वो हो जाएगा m या v स्क्वायर बाय r। अगर ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो r जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/infinity क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। इस केस में उन्होंने ये नहीं बोला कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है, सिर्फ बोल रहा है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका नॉर्मल भी होगा टेंजेंशियल भी होगा। पर अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से घूम रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो आपका ये भी सही है, 39 का ये सही है। 40 की बात करें, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, तो बिल्कुल सही है। आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन देखते हैं जिसको हम इस तरीके से एक्सेस पे डिनोट करें, और मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये जो, अगर इसको आप मीन एक्सेस मानोगे तो इससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये भी सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखिए। क्वेश्चन अगर डायरेक्टली ना भी पूछा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे। मान लीजिए टोम का क्वेश्चन आ गया और उसके में वाइब्रेशन का क्वेश्चन है, और उसमें आपको ये प्रोफाइल दी हुई है फोर्स की, F इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस फाइव। अब इसको आपको एफ नॉट निकालना है तो ये जो होगा ये एम्पलीट्यूड होगा। अगर आपने को अल्फा प्लस फाइव, जैसे ये ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ओमेगा निकालना है तो आपको ये पता करना पड़ेगा। फाइव निकालने के लिए क्या करोगे, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करोगे। इस तरीके से आते रहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे जो वीडियोस हैं। ये आपको एक तो डायरेक्टली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के भी क्वेश्चंस इसमें मिल जाएंगे, डायरेक्टली ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन आ गए, जैसे कि पुलिस वगैरह के क्वेश्चंस आ गए, न्यूटन सेकंड लॉ से कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह के फॉर्मूले आ जाते हैं। हाइड्रोलिक जो प्रेशर वगैरह निकालते हैं या हाइड्रोलिक फोर्स वगैरह निकालते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स में, वहां पे यूज हो जाता है। टोम में कभी कभार जो फ्लाईव्हील के क्वेश्चंस होते हैं उसमें यूज हो जाता है ना। तो कहीं भी यूज होने वाला टॉपिक है ये, तो आपको मस्ट होना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले चालू किया। इसके अलावा जो बीपीएससी वगैरह के एग्जाम्स हैं या जीएस का जो पोर्शन होता है ना, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड होती हैं। और ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ये आपका 11th-12th का फिजिक्स ही है एक तरीके से, और क्या पढ़ रहे हैं हम, तो आपको वहां पे भी यूज हो जाएगा। तो ये इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बहुत टॉप सब्जेक्ट है। ये जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक आपके आगे के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ना वो कभी बन ही नहीं पाएंगे। तो बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो ये वीडियो का फिलहाल एंड है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।